अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 27वीं आईनी तरमीम की वफाकी काबीना से मंजूरी और तरमीम का मुसवदा सेनेट में पेश होने के बाद पार्लियामेंट की मुश्तरका कायमा कमेटी में तरमीम में दी गई तजावीज़ पर बहस जारी है, जिसमें आर्म फोर्सेस की कमांड स्ट्रक्चर में बड़ी तब्दीलियों के साथ अदालती निज़ाम में भी तब्दीलियों के तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। जबकि आज इजलास के दौरान हुकूमती और इत्तेहादी अरकान की जानिब से सूबा खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने और बलूचिस्तान में सूबाई असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने समेत दीगर तजावीज़ भी दी गई, जिस पर हुकूमत ने गौर के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी की खबर के मुताबिक तो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून ने मुजवजा आईनी तरामीम का पूरा ड्राफ्ट मंजूर कर लिया है। कमेटी ने शिकवार 49 तरामीम की मंजूरी दे दी है। खबर के मुताबिक काबीना से मंजूर शुदा 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा कल ऐवान में पेश कर दिया जाएगा, जबकि इत्तेहादी जमातों की मुजवजा तरामीम पर कल दोबारा गौर किया जाएगा। इसके अलावा कल कमेटी इजलास में सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना देने की शिक पर जब बहस हुई थी, जिसके बाद नून लीगी अरकान ने वजीर आजम को भी ताहयात इस्तिस्ना देने का मुतालबा किया था, मगर आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में इस्तिस्ना लेने से इनकार करते हुए अरकान को शिक वापस लेने की हिदायत की, जिसके बाद नून लीगी अरकान ने वजीर आजम की इस्तिस्ना की तरमीम को वापस ले लिया है। दूसरी तरफ अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने और पार्लियामेंट ना चलने देने का ऐलान किया है। मामला किस तरफ जा रहे हैं और हुकूमत को भारत से जंग में बड़ी कामयाबी के बाद आर्म्ड फोर्सेस के कमांड स्ट्रक्चर में तब्दीली की जरूरत क्यों पेश आई, आर्टिकल 243 में तरमीम की तजावीज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजू तरीन शख्सियत मौजूद है। बात करेंगे साबिक कमांडर सदर्न कमांड और कोर कमांडर लाहौर समेत पाक फौज के सीनियर पोजीशंस पर रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज से। आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आमिर साहब, आर्टिकल 243 में जो तरमीम की गई है, जिससे जो आर्म्ड फोर्सेस का स्ट्रक्चर है उसमें तब्दीली की गई है, अब इसकी ज़रूरत पर भी जोर दिया जा रहा है और इस हवाले से कुछ सवाल भी हैं। और क्योंकि आपने पाकिस्तान फौज में एक हायर लेवल पर सर्व किया है, तो आपसे बेहतर इसके डायनेमिक्स और ऑपरेशनली एग्जीक्यूट कैसा होगा शायद कोई नहीं समझा सकेगा, इसलिए कुछ सवाल है जो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि अभी इसी साल हमने अपने से 7 गुना बड़ी जो कुव्वत थी इंडिया, उन्होंने जब हम पे अटैक किया तो हमने एक वेल कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस दिया। पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हासिल हुई और ये तमाम इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स का भी किरदार था, आर्म्ड फोर्सेस का भी था, आर्मी का भी था, नेवी भी हमारी जो है वो अलर्ट पे थी। तो इसके बाद अब ये स्ट्रक्चर में तब्दीली की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। अच्छा जी, ये मैं बता दूं आपको कि ये जिसको हम तब्दीली कह रहे हैं, इस पे पिछले काफ़ी अरसे से काम हो रहा है। उसकी 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट वजह हैं। एक तो जो कैरेक्टर ऑफ वॉर है वो उसको हम कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करते हैं, उसको हम देखते हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं और ये काफ़ी सालों से इसके ऊपर हम देख रहे थे कि अगली जंग, अगला मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट किस नेचर का होगा। और हमने देखा कि इस पिछले 8-10 साल में बहुत सारी जंगें कुछ यूरोप में, कुछ मिडल ईस्ट में हो रही थी और हमारा अपना एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट छोटे लेवल का हुआ इंडिया के साथ 2019 में। तो हमें ये बिल्कुल क्लैरिटी थी लोगों को उस वक़्त, जब हम ख़ुद भी मौजूद थे सर्विस में, कि पाकिस्तान की जो हाई डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है इसने अडेप्ट करना है टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ वॉर। अब चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ वॉर में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि ज़रूरी हैं फॉर सब लोगों को समझने के लिए। पहले तो अब ये जंग ऐसे नहीं है कि एयरफोर्स अलहदा जंग लड़ रही है, आर्मी अलहदा लड़ रही है, नेवी अलहदा लड़ रही है, नहीं, इस तरह नहीं। अब स्पेस, एयर, लैंड, नेवल फोर्सेस, उसके अलावा साइबर स्पेस में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस में, ये सारी जो ऑपरेशंस है ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन का कैरेक्टर अब ले गए हैं और इन सब का एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट है। तो इस सारे को जो ये पैरेलल ऑपरेशंस हैं इनको सिंक्रोनाइज करने के लिए, इनको इनके इफ़ेक्ट्स को एक दूसरे के साथ मरबूत करने के लिए, सादा अल्फाज में समझा देता हूँ, अगर एक एक सर्विस काम कर रही है तो वो एक एक इफ़ेक्ट क्रिएट कर रही है, लेकिन जब वो सारे मिल के एक दूसरे के साथ एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं तो वो फिर देयर इज़ नॉट 1 + 1 + 1 3, इट इज़ देन 1 + 1 + 1 33। और यही एग्जैक्टली वजह थी कि हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इस डायरेक्शन में जा रहे थे। और ये सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं किया, और बहुत सारे ममालिक ने इसको किया और 2020 में भारत ने भी इसको कर लिया और दे हैव मूव टुवर्ड्स दिस
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसमें होता क्या है, इसमें आपकी जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, मिलिट्री स्ट्रैटेजी में ये सारे एलिमेंट्स शामिल हैं और ये सारे जो हैं दे कम टुगेदर अंडर वन हेडक्वार्टर, जहाँ पे इसको बैठ के प्लान किया जाता है और फिर इसकी डेवलपमेंट ऑफ द मिलिट्री स्ट्रैटेजी के मुताबिक अपने अपने प्लान्स बनाए जाते हैं, उनको कोऑर्डिनेट किया जाता है। उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो फोर्स डेवलपमेंट है उसको लेके आया जाता है। एयरफोर्स कैसे डेवलप होगी, मिलिट्री आर्मी कैसे डेवलप होगी, नेवी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर, ये सारे एलिमेंट्स डेवलप कैसे होंगे, इनकी डेवलपमेंट को भी कोऑर्डिनेट करके और फिर हम कॉन्टिन्यूसली अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू दुश्मन के जो कैपेबिलिटी और इंटेंट है उस पर नज़र रखते हैं और उसको अपने प्लान्स के अंदर इंटीग्रेट करते रहते हैं। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसकी ये ज़रूरत थी। इट वाज एब्सोल्यूट नेसेसिटी, आई मस्ट से, एज अ मिलिट्री प्रोफेशनल कि हमें एक CDS हेडक्वार्टर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर चाहिए था। और ये आप किसी से भी, एनी मैन हु ऑब्जेक्टिवली लुक्स एट द मिलिट्री स्ट्रैटेजी एंड द डेवलपमेंट ऑफ हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन उसको देख रहा है तो वो इसकी तायद करेगा कि हमें इस तरह की एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी। सही। एक और चीज़ इसमें मैं ज़रूर ऐड करूँगा कि जितने कंट्रीज़ ऑफ कॉन्सिक्वेंस है जिनके पास मिलिट्री फोर्सेस भी हैं और रीजनेबल उनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ भी हैं या बहुत अच्छी मिलिट्री फोर्सेस हैं, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, उसमें ब्रिटेन है, उसमें फ्रांस है, उसमें रशिया है, उसमें चाइना है, उसमें इंडिया है हमारा नेबर, एंड पाकिस्तान है। वी आर ऑल कंट्रीज, ये जितने भी कंट्रीज ऑफ कॉन्सिक्वेंस है दे हैव इवेंचुअली रीच दिस पॉइंट जहाँ पे ये चेंजेस उन्होंने अपनी हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कर लिए हैं और ये एक एवॉल्विंग प्रोसेस है और इसमें हमें, मैंने जैसे पहले कहा कि द कैरेक्टर ऑफ वॉर है। एक और बात जिस पर लोग कम बात करते हैं वो भी मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तान हम एक बड़ी पिक्यूलर सिचुएशन में से गुजर रहे हैं जिसमें हमें एक तो डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का थ्रेट है, वो आपने देख लिया मई में हुआ। एक इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है जिसमें ये ख्वारिज हैं, जिसमें बहुत सारी सब कन्वेंशनल फोर्सेस हैं जिसको हमारा दुश्मन इस्तेमाल कर रहा है बलूचिस्तान में, KP में और जगहों पे। अच्छा, यहाँ पे भी अब हमारे सिविल फोर्सेस, सिविल जो कंपोनेंट है वो सिविल आर्म फोर्सेस, द आर्मी, एयरफोर्स और नेवी और इसके साथ हमारे साइबर, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, दे ऑल कम टुगेदर। इन सारों को कोऑर्डिनेट करने के लिए भी आपको एक इफेक्टिव हेडक्वार्टर चाहिए जो नथिंग कुड बी बेटर देन अ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर। सही है। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको सुन रहे हैं दुनिया में, उनके लिए भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब देखिए, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारा डिफेंस जो है ना जी, वो बेसिकली व्हेन वी से नेशनल डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, तो ये दो चीज़ों के ऊपर मबनी है। एक हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और दूसरी हमारी कन्वेंशनल फोर्सेस हैं और इन दोनों का भी एक बड़ा स्पेशल इंटरफेस है जिसको मैं बहुत डिटेल से तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज उसकी शायद ज़रूरत भी नहीं है एक्सप्लेन करने की, लेकिन ये सारा का जो सारा हमारा डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी के जो दो बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एंड कन्वेंशनल फोर्सेस, इनकी डेवलपमेंट, इनकी ऑपरेशनलाइजेशन और इनकी इफ़ेक्टिव एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग ऑपरेशंस, जब कोई इस तरह का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बन जाए उसके लिए कैसे हमने अपने आप को कन्फिगर करना है, ये सारा कुछ मिला के हमारी डिटरेंस को इफ़ेक्टिव करता है। डिटरेंस उस चीज़ को कहते हैं कि जी दुश्मन, जो भी हमारा दुश्मन है वो हमें देखे, हमारी कैपेबिलिटी को देखे और उसके बाद अगर उसके कोई इस तरह के मजमूम इरादे हैं, उसके बुरे इरादे हैं कि जो पाकिस्तान पे हमला करेगा तो वो उससे रुक जाए, इसको डिटरेंस कहते हैं। और अगर वो ये गलती कर बैठे तो उसको जवाब ऐसा मिले कि अगली दफ़ा वो 10 बार ये करने से पहले सोचे। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये साहब के ऊपर नजर रखी और आज से नहीं, बहुत पहले से थी। अब ये जो ओहदा है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का, ये कमांडिंग अथॉरिटी होगी, जो तीनों आर्म फोर्सेस हैं वो इनके मातहत होंगे और जो इदारों की अपनी अपनी ऑटोनॉमी है, पाकिस्तान एयरफोर्स की, नेवी की अपनी जो ऑटोनॉमी है, उसका क्या होगा फिर, ये समझाइएगा ज़रा। अच्छा ये बड़ा मेरा ख्याल है इस सवाल के ऊपर थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। एक तो ये सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है जिसने सारे मिलिट्री स्ट्रेटजी को प्लान करना है और इसमें सारे एवरीबडी कम्स टुगेदर। इसमें एयर चीफ, नेवल चीफ एंड द आर्मी चीफ एंड द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और बहुत सारे लोग इसका हिस्सा होते हैं जब प्लानिंग फेज में काम चल रहा होता है। प्लानिंग के बाद लेट्स से अभी उसको उन चीज़ों के ऊपर कॉन्सेप्ट ऑफ, उसके बाद उनके ऑपरेशनल प्लान्स बनने, वो जो ऑपरेशनल प्लान्स हैं वो हर सर्विस ने अपने अपने डेवलप करने हैं, लेकिन रिमेनिंग विद इन द एम्बिट ऑफ द लार्जर कमांड, विद एम्बिट ऑफ द लार्जर मिलिट्री स्ट्रेटजी।
वो अपने खुद उन्होंने डेवलप करने हैं। एयरफोर्स की प्लानिंग और जो अपनी उनकी ऑपरेशनल ऑटोनॉमी है उसके ऊपर बिल्कुल इसका कोई असर नहीं है। सिर्फ इसका तरीका ये होगा कि नाउ इट इज़ मोर कोऑर्डिनेटेड, इट इज़ एंड देयर इज़ एन एम्पावर्ड बॉडी जो इस सारे कोऑर्डिनेशन को देख रही है और मेक श्योर कर रही है ऑन अ डेली बेसिस कि हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसमें ऑटोनॉमी का कोई इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एयर चीफ विल कंटिन्यू टू होल्ड इट्स पोजीशन एज द कमांडर ऑफ द एयर फोर्स, नेवल चीफ विल कंटिन्यू टू होल्ड हिज पोजीशन एज द कमांडर ऑफ द नेवल फोर्सेस और लाइकवाइज बाकी। तो ये प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, अब जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑपरेशंस रेस्ट्स विद द एयर फोर्स, रेस्ट विद द नेवी, रेस्ट विद द आर्मी। सिर्फ करना ये होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपस में कोऑर्डिनेट करना होगा ताकि हमारे जो इफेक्ट्स हमने दुश्मन के ऊपर क्रिएट करने हैं वो मल्टीप्लाई हो जाए। सही। तो इसमें दो चीजें, एक तो आप कह रहे हैं कि आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि ऑटोनॉमी किस तरह से तमाम एयर फोर्सेस, तमाम आर्म फोर्सेस जो है वो अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी करेंगे और इसके अलावा जो इंतजामी इख्तियारात होते हैं, ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशंस, ये भी जो उनके चीफ होंगे उनके मातहत ही रहेंगे, सारे उनके इख्तियारी रहेगा। ये देखिए ये तो बिल्कुल क्लैरिटी है मुझे कि जब ये सारे डायनामिक्स इवॉल्व होंगे, जब ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन जब एक नई शेप लेती है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आती हैं, उसके बाद उसके अंदर कुछ उसके देखिए दिस इज़ गोइंग टू बी अ न्यू कल्चर। और ये कहते हैं जब भी कोई नया काम करने जाएं, और ये नया हमारे लिए दुनिया ने ऑलरेडी कर लिया हुआ है, इंडिया ने भी कर लिया हुआ है, तो उसमें थोड़े से एज दे कॉल इट इन इंग्लिश द पैंग्स ऑफ बर्थ आर ऑलवेज देयर। वो छोटी मोटी इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है समझना कि पाकिस्तान का जो नेशनल डिफेंस है उसकी स्ट्रेटेजिक नीड्स विल ऑलवेज सुपरसीड स्मॉल लिटिल कॉन्वर्सेशन विच इज़ अराउंड पॉलिटिक्स। इसको हम छोड़ देते हैं। अब आ जाए तो मैं एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इनकी अपनी प्रमोशंस, पोस्टिंग, ट्रेनिंग वो एक ख़ास तरीके से चलती है। उसका कंट्रोल उनके कमांडर्स के पास रहेगा, उनके रिस्पेक्टिव चीफ्स के पास रहेगा। इट इज़ ये जो हेडक्वार्टर है ये ओवरऑल एक्सरसाइज करेगा कमांड कंट्रोल ऑन ऑल फोर्सेस इंक्लूडिंग द साइबर फोर्सेस, ताकि एक बहुत कोहेसिव कोऑर्डिनेटेड कैपेबिलिटी पाकिस्तान की डेवलप हो जो कि दुश्मन के लिए एक डिटरेंस के तौर पर साबित है। आमिर साहब, इस पे एक सवाल किया जा रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि मॉडर्न जो वॉरफेयर है उसमें ये कोऑर्डिनेशन जरूरी है, लेकिन कुछ रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स का ये कहना है कि इससे इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस जो है वो पैदा हो जाएगा। क्या कहेंगे इस पर आप? अब मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस। देखिए द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि नेशनल डिफेंसिव बैलेंस वो ज़्यादा ज़रूरी है, या मुझे चूँकि मालूम नहीं किसने ये कहा और किस सोच के साथ कहा होगा। इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस तो इसमें नहीं पैदा हो रहा है, इसमें इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी बढ़ रही है। इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस इन सपोर्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी एंड द मिलिट्री स्ट्रैटेजी ऑफ द कंट्री वो इन्हांस हो रही है। तो कोई भी आदमी जो इसको ऑब्जेक्टिवली देख रहा है, जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी का स्टूडेंट है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का स्टूडेंट है, ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी का स्टूडेंट है, उसके लिए शायद ये कहना मुनासिब नहीं होगा अगर वो इन सारी चीज़ों को समझता है। मैं मिसाल के तौर पे आई एम फ्रॉम द आर्मी, और अगर मेरी फोर्स की कैपेबिलिटी इसलिए बढ़ रही है कि मेरा कोऑर्डिनेशन विद ऑल अदर एलिमेंट्स, एयरफोर्स के साथ, साइबर स्पेस के साथ, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ, इंटेलिजेंस के साथ, नेवी के साथ बेहतर है, तो मेरी इफेक्टिवनेस बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। सो पहली चीज़ जो आपने देखनी है कि पाकिस्तान के डिफेंस की इफेक्टिवनेस बढ़ रही है या कम हो रही है। तो इट इज़ ऑब्वियस दैट ये बढ़ रही है, और ये आप किसी भी आदमी से पूछ सकते हैं जो लेट से हम पाकिस्तान से बाहर भी किसी से अगर पूछेंगे तो आपको यही कहेगा दैट दिस इज़ द राइट स्टेप टुवर्ड्स एनहांसिंग योर कैपेबिलिटी। सही। इसमें एक दो सवाल ये भी सामने आ रहे हैं आमिर साहब। एक तो ये कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा जो है अब वो नवंबर के बाद अबॉलिश हो जाएगा। वैसे उनके पास एक सिंबॉलिकली या सेरेमोनियली यही तीनों आर्म फोर्सेस के हेड होते थे, तो एक सवाल ये कि इस पोजीशन को एम्पावर क्यों नहीं कर दिया गया कि जो इख्तियारात देने एग्जीक्यूशन के, और अगर एक यूनिटी ऑफ कमांड तय करनी है तो इनका रोल सेरेमोनियल या सिंबॉलिक ना हो, इनको एम्पावर किया जाए इस ओहदे को। दूसरा साथ में ही सवाल ये भी कि वाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विल बी CDF, वाई नॉट एयरफोर्स चीफ, वाई नॉट नेवी चीफ, और या इसको रोटेशन पे क्यों नहीं रखा जा सकता? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ व्हाट यू आर सेइंग, दिस इज़ द एम्पावरमेंट ऑफ दैट हेडक्वार्टर। वो हेडक्वार्टर को अब एम्पावर कर दिया गया जहाँ पे इट हैज़ अथॉरिटी फॉर प्लानिंग, फॉर कोऑर्डिनेटिंग, फॉर एग्जीक्यूटिंग एंड फॉर मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स गिवन टू ईच सर्विस, ताकि ये सारा मामला जो है एक कोहेसिव तरीके से चल सके।
और उसके लिए आपको इस वक्त CDF हेडक्वार्टर की ज़रूरत थी। CDF हेडक्वार्टर अगर नहीं होता तो जॉइंट चीफ हेडक्वार्टर जो है वो ये काम नहीं कर सकता था। सो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ी कि अब यू हैव नाउ एन एम्पावर्ड CDF हु इज़ इन प्लेस, जो कि प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, कोऑर्डिनेशन में और ऑल्सो मॉनिटरिंग द ऑब्जेक्टिव्स गिवन टू ईच फोर्स दैट वेयर दे हैव रीच्ड इन देयर डेवलपमेंट ऑफ प्लान्स एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के फोर्स डेवलपमेंट में वो कहाँ पे पहुँचे। इसके लिए एक एम्पावर्ड हेडक्वार्टर चाहिए और उसके लिए नागुज़ीर है कि एक CDF, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चाहिए आपको। सो दैट हेडक्वार्टर इज कम इन टू बीइंग। दूसरी चीज़, एट द मोमेंट व्हाई डू वी से दिस कि जी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही वो होंगे, देखिए ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है। आई एम वेरी क्लियर, आज चूँकि ऑब्वियसली हमारे जो मेन डिस्प्यूट्स हैं वो दे आर ऑन द लैंड। हमारा सबसे बड़ा अनरिजॉल्व डिस्प्यूट जिसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चले हैं भारत के साथ, इवन द लास्ट वन इट एमिनेटेड फ्रॉम कश्मीर। तो वो कश्मीर है हमारी ब्रॉडली एक कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी है। कॉन्टिनेंटल कहते हैं कि जो लैंड बेस्ड ओरिजिनल स्ट्रेटजी, अब वो वक्त खत्म हो गया। अब नाउ वी हैव गॉन इनटू कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री स्ट्रेटजी, लेकिन आर्मी एट द मोमेंट हैज़ अ लार्जर रोल टू प्ले। इट्स अ लार्ज फोर्स and it is not only committed on the eastern front, it is committed on the western front, and it is also the major force which is looking after the internal security in the disturbed areas जहाँ पे हमारे दुश्मन ने पूरा जोर डाला हुआ है। So जब आप किसी हेडक्वार्टर को बनाते हैं तो आप ये चाहते हैं कि इसका स्टार्ट ऐसे हो कि वो गेन कर सके ग्राउंड। अब जब ये ग्राउंड गेन कर जाएगा, देखिए हर चीज़ इवॉल्व होती है। कल को आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद देयर कुड बी अ टाइम कि जहाँ पे एयर चीफ और द नेवल चीफ वुड ऑल्सो बी इन अ पोजिशन टू होल्ड दिस अपॉइंटमेंट, बट राइट नाउ टू गिव इट अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट जी। इसका ताल्लुक कैसे ताकि अच्छे तरीके से चल सके। आमिर साहब, इसका तयन कैसे किया जाता है? क्या ये देखा जाता है कि किस फोर्स की, चाहे आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, ताकत किसके पास ज्यादा है, या ये देखा जाता है कि करंट सिचुएशन में, करंट वॉरफेयर सिनेरियो में किसकी अहमियत ज्यादा है? क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा था, जैसे जब पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो हमारी एयरफोर्स ने जवाब दिया। फिर हमने ये देखा है एयरफोर्स की अहमियत हमें नजर आई जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया या कतर पर हमला किया, तो उसकी अपनी अहमियत है। पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी अपनी अहमियत हो, तो इसका तयन कैसे किया जाएगा? नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसमें इस तरह की जी, मैं जिस तरह देख रहा हूँ एवोल्यूशन ऑफ वॉरफेयर को, कैरेक्टर ऑफ वॉरफेयर को, सब इंपॉर्टेंट है। कोई एक ये नहीं कह सकता कि अब मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, ज़मीन पे हूँ या मैं एयर में हूँ या समंदर में हूँ। नो, एवरीबडी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट राइट नाउ हर एक मुल्क का एक अपना साइको सोशल कैरेक्टर और कल्चर होता है। उसके अंदर हम वी कैन नॉट बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम रियलिटी। अगर हमने इस चीज़ को मजबूती से खड़ा करना है इनिशियली, तो उस वक्त उसके लिए हमें इस वक्त शायद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कंकरेंटली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाना ज़रूरी है। बट एज द टाइम इवॉल्व्स, कल को आज से 5, 7, 8 साल के बाद एयरफोर्स चीफ और द नेवल चीफ कैन ऑल्सो होल्ड दिस अपॉइंटमेंट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और ये चेंजेस आएंगी। देखिए, जब भी कोई चीज़ पैदा होती है, कोशिश ये होती है कि वो अपने पैरों पे मजबूती से खड़ी हो जाए। एक दफ़ा मजबूती से जब वो खड़ी हो जाए, तो जब वो ग्रो करता है तो एनवायरनमेंट के साथ और बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। आई एम वेरी श्योर that eventually it will take a structure and take a character जहाँ पे any of the chiefs will be able to hold this appointment in due course of time. अच्छा, दूसरा but as of now समझाएगा जी, बहुत ज़रूरी था। ठीक, मुझे ये भी समझाएगा कि अब वैसे हम देखते हैं कि दो ओहदे जो हैं, सॉरी थोड़ा सा हमारा शायद लैप्स है, 2 ओहदे जो हैं वो 4 स्टार होते थे ना, जैसे एक आर्मी चीफ का हो गया, मैं सिर्फ आर्मी की बात कर रहा हूँ, दूसरा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, वैसे तो किसी फोर्सेस से भी आ सकते हैं, ये 4 स्टार थे। अब अगर जॉइंट चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा, सो विल देयर बी ओनली 1 4 स्टार, या कैसे होगा? आई थिंक इसकी डिटेल शायद आर्मी एक्ट में आएंगे, आप बता सकें बेहतर तौर पे। नहीं, मेरा ख्याल थोड़ा स्पेकुलेटिव हो जाएगा। लेट इट इवॉल्व। द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विल बी द ऑल फोर्सेस, उसके साथ the air chief, naval chief and army chief will certainly remain as 4-star officers. तो ये डिटेल्स जो हैं, ये तो you know these details are going to unfold in due course of time. ठीक है, और वो इसी तरह से होनी चाहिए ताकि ये ट्रांजिशन स्मूथ हो। एंड दिस ट्रांजिशन, देखिए, जब कोई चीज़ हम करते नहीं और फॉर राइट रीजंस, इफ़ यू डू समथिंग फॉर राइट रीजंस, तो उसको खड़ा करने से लेके उसका थोड़ा सा ग्रो करने तक कोई ऐसा हिकअप नहीं होना चाहिए जिससे वो इट शुड क्लैप्स बिफोर इट टेक्स इट्स ड्यू प्लेस, और वो एक ख़ास तरीके से इवॉल्व हो। चूँकि हमने ये डिटर्मिन कर लिया था आज से बहुत पहले। मैं आपको ये बताता चलूँ आज, लेट मी से दिस ऑन रिकॉर्ड,
जब आई वॉज ए लेफ्टिनेंट कर्नल, जब मैं पहली दफ़ा मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में एक इम्पॉर्टेंट जगह पे आया, तो वहाँ पे ये स्टडी हम उस वक्त कर रहे थे बैक इन 2005 कि ये ज़रूरत है। एंड दी स्टडीज़ केप्ट ऑन गोइंग बिकॉज फौज का जो ये प्लानिंग के लोग हैं, एयरफोर्स के प्लानिंग के लोग हैं, नेवी के हैं, दे डोंट स्टॉप कि जी हमने ये कंक्लूड कर ली स्टडी तो दिस इज़ बी ऑल एंड एंड ऑल। नो, इट इज़ नॉट। देयर आर न्यू पीपल हु कीप कमिंग इन एंड कीप इवॉल्विंग इट। अब मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया था, और ये हम कहा करते थे पहले भी दैट हमें इसकी ज़रूरत है। नाउ दैट टाइम हैज़ कम, सो देयरफॉर इट हैज़ हैपेंड। आमिर साहब, प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद मजीद इस हवाले से हम बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आर्टिकल 243 में जो तब्दीली की गई है, आर्म फोर्सेस के स्ट्रक्चर को जो चेंज किया गया है, उस पर हम बात करें। उसके लिए हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज। एक जो पोस्ट इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है वो है कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, और ये अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर करेंगे ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ आर्मी चीफ। इनका क्या इख्तियार होगा? जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का इख्तियार होता था, जिसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन भी था, या हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, क्या वो अब इस कमांड के तहत होंगे? और इसी में फिर ये भी कहा जा रहा है कि एक सिविलियन एक ओवरसाइट भी है हमारे पूरे न्यूक्लियर और मिसाइल सिस्टम के ऊपर नेशनल कमांड अथॉरिटी के तहत, क्या उसको भी तब्दील किया गया है? नहीं, देखिए, नेशनल कमांड अथॉरिटी स्टेज इंटैक्ट, वो तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। दैट इज़ द ओवर आर्किंग बॉडी जो हमारे नेशनल कमांड अथॉरिटी जो है हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को ओवरसी करती है, वो तो वहीं पे है जिसमें प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ दैट। उसके अंदर कुछ और मिनिस्टर्स हैं, उसके अंदर अब CDA चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी आ जाएंगे, उसमें तीनों चीफ्स भी मौजूद हैं। सो दैट इज़ देयर। ये जो है दिस इज़ जो मुझे अभी तक इसकी समझ आई है, नेचुरली जब ये इवॉल्व होगी तो और क्लैरिटी आएगी कि हमारी जो स्ट्रेटिजिक फोर्सेस हैं, हमारी जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, दे रिजाइड इन द नेवल फोर्सेस ऑल्सो, दे रिजाइड इन द मिलिट्री ऑल्सो। फौज के पास भी हैं और एयरफोर्स के पास भी हैं। उनको ज़ाहिर है कोऑर्डिनेट करने का तरीका हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन से होता था। अब ये सोचा गया, और ये ठीक सोचा गया, कि एक इन सब को एक कमांड के अंदर लाया जाए जो कि नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड होगी, ताकि हमारा डिटरेंस जो है, हमारा कोऑर्डिनेशन अमंग्स्ट द न्यूक्लियर फोर्सेस शुड बी सो स्ट्रॉन्ग, ताकि हमारा जो ओवरऑल डिटरेंस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें तो किसी को कोई एतराज़ होना चाहिए, पर्टिकुलरली दोज हु अंडरस्टैंड द इंटरफेस बिटवीन वेरियस न्यूक्लियर फोर्सेस एंड इवेंचुअली। देखिए, जब जंग हो जाती है तो न्यूक्लियर फोर्सेस नज़र तो नहीं आ रही होती, लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि जंग जल्दी किसी जगह पे रुक जाए, ख़त्म हो जाए। इसको हम स्ट्रेटजी की ज़ुबान में कहते हैं इंट्रा वॉर डिटरेंस, कि डिटरेंस को दोबारा से इस्टेब्लिश करना है। तो उसके लिए आपने ये देखा होगा, जो पिछला भी हमारा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था, कि एकदम से बहुत सारे लोग फ्रॉम वाशिंगटन एंड ऑल अदर प्लेसेस दे स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल एंड स्टार्टेड सेइंग कि जी स्टॉप दिस। सो दैट इज़ आपकी न्यूक्लियर डिटरेंस इज़ इफेक्टिव। उसको मज़ीद इफेक्टिव करने के लिए ये स्टेप लेना ज़रूरी था, ताकि उनकी ट्रेनिंग, उनकी कोऑर्डिनेशन विद इन द न्यूक्लियर फोर्सेस उस लेवल पे हो, और कमांड एंड कंट्रोल हमारा और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो। बट ओवरऑल, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, ओवरऑल ओवरसाइट will remain that of the National Command Authority, which is always and will always be headed by the Prime Minister. राइट। और एक जो और अमेंडमेंट की गई है, आर्टिकल 243 सेक्शन 9 को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें कहा गया है कि फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट, इनको जो प्रेसिडेंट को आर्टिकल 248 के तहत इम्यूनिटी हासिल होती है, वो भी इनको हासिल होगी। बट ऑब्वियसली इससे पहले वाली शिक में ये कहा गया है कि दे विल रिमेन इन यूनिफॉर्म फॉर लाइफ। तो इसका मतलब इनको जो है इम्यूनिटी होगी फॉर लाइफ। इस शिक को इंट्रोड्यूस करने का क्या मकसद आपको नजर आ रहा है? देखिए जी, मैं तो जो इसको देख रहा हूँ, बिकॉज मैं तो बेसिकली मिलिट्री स्ट्रेटजी के स्टूडेंट के हवाले से बाकी सारी बातें की आपने, इसका मैं बता देता हूँ कि ये जो रैंक ऑफ द फील्ड मार्शल और मार्शल ऑफ द एयर और एडमिरल ऑफ द फ्लीट, दिस इज़ एन ऑनररी रैंक। दिस इज़ अ रैंक गिवन इन रिकग्निशन, किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज के लिए आपको दिया जाता है, और ये इट्स अ डिसीजन टेकन बाय द नेशनल गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम। और जब आप किसी आदमी को ये रैंक देते हैं फील्ड मार्शल का या मार्शल ऑफ द एयर का या एडमिरल ऑफ द फ्लीट का, तो बड़ी सोच विचार के बाद, उसकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द नेशनल सिक्योरिटी को देखने के बाद, नेशनल सर्विसेज को देखने के बाद ये आप रैंक देते हैं उसको। ये रैंक का मतलब ये नहीं कि ही होल्ड्स दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवर, कि जी वो CDS ही रहेगा या एयर चीफ ही रहेगा। नो, that is an appointment. Appointment will come to an end at its time, and
ये एक ऑनर है जो उसके ऊपर बेस्टो की गई है, दैट ही कैरीज हिज यूनिफॉर्म विद हिम, एंड वेन एवर देर इज़ कोई फंक्शन है, कोई परेड है, तो ही कैन वेयर द यूनिफॉर्म, एंड दैट इज़ द ऑनर दैट अ नेशन गिव्स टू इट्स आर्म फोर्सेस कमांडर ऑफ दैट स्टेचर। इसमें सवाल जो अब एक ये जो है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा ये एक रैंक है और ऑनर है, बिल्कुल ठीक है, एक बड़ा ऑब्वियसली एक जंग जीती उसकी वजह से ऑनर दिया गया, लेकिन चाहे मार्शल ऑफ एयरफोर्स हो या एडमिरल ऑफ द फ्लीट हो या फील्ड मार्शल हो, वो जो भी फैसले करेंगे वो तो अपनी कमांडिंग पोजीशन के तहत ही करेंगे, कोई एयर चीफ के तहत करेगा, कोई नेवल चीफ, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तहत करेगा, तो वो फैसले तो उस नौयत में वो कर रहे होंगे, लेकिन जो इम्यूनिटी दी गई है वो फील्ड मार्शल या फिर एयरफोर्स मार्शल को दी गई है, ये कैसे होगा? एक तो देखिए, आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, मैं इसके ऊपर मुझे आई रियली डू नॉट नो मुझे कि प्रेसिडेंट साहब की क्या इम्यूनिटी और उसके इक्विवेलेंट इनकी क्या इम्यूनिटी होगी। आई विल नॉट रियली बी एबल टू टॉक अबाउट इट मच फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि दिस इज़ जस्ट टू गिव ऑनर टू द जेंटलमैन के जिसने इतनी सर्विस की है उसको उस तरह की इम्यूनिटी हासिल हो, और वो उस इम्यूनिटी के साथ ही कैन स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ विद दैट ऑनर एंड डिग्निटी। इसका लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हैं एंड उसको किस तरह से देख रहे हैं लोग, मेरा ख्याल है बेस्ट सूटेड पीपल विल बी सम लीगल फ्रेटर्निटी जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट है, वो इसका जवाब बेहतर तरीके से दें। आमिर साहब, इस वक्त जो फील्ड मार्शल का ऑनर भी दिया गया वो बहुत ही एक एक्सेप्शनल सूरत हाल थी, इंडिया ने हम पर हमला किया, हमने उसका जवाब दिया, जंग हम जीते, इसलिए ये ऑनर दिया गया, लेकिन अब क्या ये खदशात दुरुस्त हैं कि आइंदा ये एक नॉर्म बन जाएगा? देखिए, ये मेरा ख्याल है स्पेकुलेटिव डिबेट है, आई विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस कि फ्यूचर में कैसे पैन आउट होगा, because these are decisions which are taken by the sitting government. ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लेना है लुकिंग एट द परफॉर्मेंस ऑफ द जेंटलमैन, उनने क्या परफॉर्म किया, उसका क्या इम्पैक्ट था नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, नेशनल स्टेचर के ऊपर, और उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के। अदरवाइज इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान दैट वी हैव टू in complete coordination and backing with the backing of the nation to defend the state of Pakistan at all costs. ये हमारी जिम्मेदारी, हमने ये पूरी करनी है। बाकी इसकी रिकग्निशन पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस वक्त कैसे करती है, दैट इज़ अप टू देम। सो मैं विल नॉट रियली बी एबल टू गेट इनटू द स्पेकुलेशन दैट हाउ विल इट पैन आउट इन द फ्यूचर। आमिर साहब, हिस्टोरिकली हमने देखा है कि पाकिस्तान में सिविलियन और मिलिट्री जो पावर है उसमें एक इम्बैलेंस रहा है और अक्सर ये ताल्लुकात बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं। तो अब एक सवाल उठाया जा रहा है कि अगर एक पोजीशन में इतने ज़्यादा पावर्स वेस्ट कर दिए जाएंगे, उस ओहदे को इतना ताकतवर बना दिया जाएगा, तो फॉर द टाइम्स टू कम ये जो ताल्लुकात हैं ये और ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाएंगे और इसमें इम्बैलेंस पैदा हो जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं? माई पर्सनल व्यूज़ के जो प्रेजेंट इक्विलिब्रियम है वट एवर इट इज़, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम है बिटवीन द सिविल मिलिट्री बैलेंस और इम्बैलेंस विद इन द कंट्री, मेरा ख्याल है कि इस जो CDF या बाकी अभी जो चेंजेस हम करना चाह रहे हैं उसका इसके साथ शायद ताल्लुक नहीं होगा। इट विल नॉट चेंज मच ऑफ द इक्विलिब्रियम बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री बैलेंस और इम्बैलेंस इन द कंट्री एट द मोमेंट। आगे कैसे ये पैन आउट होता है, बिकॉज मैं तो इसको प्योरली फ्रॉम मिलिट्री स्ट्रैटेजी, फ्रॉम द नेशनल डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, विच इज़ अ गुड थिंग। तो जितना अभी पावर इक्विलिब्रियम, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा चेंज होती हुई नज़र नहीं आ रही राइट नाउ। बाकी आगे चल के कैसे चीज़ें डेवलप होती है दैट वी कैन सी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसील से हमें बता रहे थे कि किया गया आर्टिकल 243 को, जो आर्म्ड फोर्सेस का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है वो क्यों ज़रूरी था और ये क्यों किया गया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद बात करेंगे इसके पास। वेलकम बैक नाज़रीन। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आईनी बेंचेस क्याम में आई थी और अब 27वीं आईनी तरमीम के जरिए आईनी अदालतें बनाई जाएंगी। हुकूमत का कहना है कि इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और एक्सपर्ट जजेस की ज़रूरत है जो कि आइन को समझते हों। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद। सलाउद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी तो उस वक्त भी हुकूमत ने कहा था कि पेंडेंसी ज़्यादा है केसेस की, इसलिए आईनी बेंचेस बनाने की ज़रूरत है, और अब हुकूमत फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड बना रही है और इस मरतबा भी ये कहा जा रहा है कि पेंडेंसी क्योंकि बहुत ज़्यादा है और आइन को समझने वाले जजेस की ज़रूरत है, इसलिए ये कोड बनाई जा रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? शहजाद साहब, ये तो एक मजाक है जो पहले भी किया जा रहा था। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त पे भी यही बात की गई थी।
और उस वक्त भी हमने ये बताया था कि भाई 24 लाख केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में है 50,000 केसेस, 55,000 केसेस। अगर आप केसेस की वाकई अपना जो आम साइलिन है उनका भला चाहते हैं तो आप जो 24 लाख केसेस अदालत उज़्मा में नहीं है आप उनकी तरफ तवज्जो देंगे। जो ताखीर होती है मुकदमात में वो सुप्रीम कोर्ट में तो परसेंटेज बहुत कम होती है और टाइम के हिसाब से भी उसकी औसत बहुत कम होती है। जो ताखीर होती है वो सिविल जजेस, मैजिस्ट्रेट्स, फिर सेशन जजेस, डिस्ट्रिक्ट जजेस, फिर बाद में हाई कोर्ट्स वगैरह, सुप्रीम कोर्ट में तो एक टाइनी प्रोपोर्शन केस का जाता है। उस वक्त भी लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा था 26वीं तरमीम के वक्त कि अभी आप बस इंतजार करें, ये हम 26वीं तरमीम को खत्म करके फिर हम फौरी तौर पे जो सिविल और जो फौजदारी के मुकदमात हैं उनके लिए कोई लॉ रिफॉर्म्स लेके आएंगे। कोई लॉ रिफॉर्म्स नहीं आए, साल गुजर गया, उसके बाद ये 27वीं तरमीम आ गई। तो ये मजाक कम से कम अपना प्रोपेगेट करना छोड़ दें। लेकिन सरावजी साहब, अगर हुकूमत की वजह मान भी ली जाए तब भी इसका तरीक़ेकार तो मौजूदा सिस्टम में नहीं मौजूद था, क्योंकि जो आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद है उसकी लिमिट 34 कर दी है, अभी 24 जजेस हैं। तो अगर पेंडेंसी का मामला है तो आप 10 और जजेस ले आते और आईनी माहिर ले आते, उनको आईनी बेंच का हिस्सा बना देते तो ये मसला भी रिजॉल्व हो जाता आपका। तो फिर कोर्ट बनाने की क्यों जरूरत पेश आई है? आईनी शहजाद भाई, अपना आईनी माहिरीन मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, और ले आते, मैं कह रहा हूं 5-6 और ले आते। जो नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं, जब आपने आईनी बेंचेस बनाई थी उसमें आपने जो मुल्क के जो सबसे जो अक्रॉस द बोर्ड, चाहे आप उनकी सोच, उनकी फिक्र से अग्री करते हो या ना करते हो, मगर जो अक्रॉस द बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एक्सपर्ट समझे जाते थे जज साहिबान, ठीक है, उन सबको तो आपने वहां आईनी बेंच से आपने बाहर किया। आपने जो बेंच, आईनी बेंच में आपने क्राइटेरिया, पहले दिन आपने कहा था कि क्राइटेरिया होना चाहिए, गवर्नमेंट ने कहा नहीं हम कोई क्राइटेरिया नहीं देंगे। तो भाई अपना ये तो कभी ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव नहीं था। और आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की, और जिस चीज के मैं खिलाफ हूं कि भाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इज फोकस, ये सियासतदानों का, गवर्नमेंट का, इस्टेब्लिशमेंट का जरूर होगी सुप्रीम कोर्ट, मगर जो 99% लिटिगेंट है उसके मुकदमात नीचे अदालतों में है, उसके हवाले से आपको कोई कानून साजी नजर नहीं आती, क्योंकि आपका फोकस है कि हमारे अपने जो इंटरेस्ट हैं, जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, वो हमें किसी तरीके से प्रोटेक्ट करने हैं। सलाम साहब, आपने कहा कि आईनी बेंचेस में कौन से जजेस आएंगे इसका क्राइटेरिया तो नहीं बनाया गया, लेकिन फिर भी जेसीपी अपॉइंट करती थी कि कौन से जजेस होंगे मेजॉरिटी से, कि कौन से जजेस आएंगे आईनी बेंचेस में। लेकिन अब जो आईनी अदालत बनाई गई है उसका जो फर्स्ट बैच है, इंक्लूडिंग जो इसके चीफ जस्टिस होंगे, वो अपॉइंट होंगे बाय द प्राइम मिनिस्टर और बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो इंडिपेंडेंस कहाँ रहेगी? अगर शुरू में 6-7 जितने भी जजेस आते हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे आ रहे होंगे, तो इंडिपेंडेंस कहाँ रहेगी? और क्यों नहीं जेसीपी को ये इख्तियार दे दिया गया कि पहला बैच आप ही फॉर्मुलेट करेंगे? हुकूमत ने ये बेहतर समझा कि कहीं ये ना हो कि अगर कोई एक आधा और कोई है उसको लगे कि हम किसी प्रॉपर क्राइटेरिया के मुताबिक, चाहे सीनियरिटी हो या किसी क्राइटेरिया के मुताबिक अपॉइंट करना चाहिए इन आईनी अदालतों में जजेस को, तो फिर अगर हमारी मेजॉरिटी खो गई तो देन व्हाट विल वी डू? सो नो रिस्क अप्रोच है उसकी सोल्यूशन, हाँ, उसका नो रिस्क अप्रोच है कि वजीर आजम साहब जो सर्विंग जजेस हैं, जो रिटायर्ड जजेस हैं और जो वकला साहिबान जो अभी ख्वाहिशमंद घूम रहे हैं, उन सबको देख के कि कौन हमारे साथ सबसे ज्यादा चलेगा, उसके बाद वो अपनी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे। सही। उसमें एक और मामला ये रखा है जो ट्रांसफर ऑफ जजेस के हवाले से था, उसमें कंसेंट हटा दिया है उस जज का, और अब कहा जा रहा है कि जो आपके पसंदीदा जज नहीं होंगे उनको ट्रांसफ़र करने का इख्तियार भी है, उस जज का कंसेंट भी नहीं चाहिए, और अगर उन्होंने इनकार किया तो फिर वो रिटायर्ड तस्वुर किए जाएंगे। क्या इससे भी जो इंडिपेंडेंस है, इम्पार्शलिटी है, जुडिशरी को मुतासर नहीं होगी? देखें, इसमें ये चीज़ 18वीं तरमीम में हटाई गई थी कि जज की रजामंदी के बगैर आप उसको ट्रांसफ़र
नहीं कर सकते। ये ओरिजिनल आइन में ट्रांसफर की ऐसी कोई बात नहीं थी। इसको जब ये भुट्टो साहब ने 5वीं 6ठी तरमीम की थी, उस वक्त उनका जुडिशरी से क्लैश चल रहा था लास्ट डेज में, तो उन्होंने जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए ये ट्रांसफर क्लॉज डाली और उसमें रजामंदी के बगैर उन्होंने कहा कि ट्रांसफर हो सकते हैं। उसके बाद जिया साहब जब आए तो जिया साहब ने उसको मजीद इन्हांस किया, उन पावर्स को जो मुद्दत थी ट्रांसफर की वो बढ़ा दी। एंड द पर्पस फॉर बोथ इन बोथ दोज ओकेजन वाज कि आपने जजेस, हाई कोर्ट के जजेस को कंट्रोल करना है बाय डैंगलिंग द थ्रेट ऑफ ट्रांसफर ओवर देम। जब फिर 18वीं तरमीम आई तो उन्होंने कहा ये हम एक आज़ाद अदलिया चाहते हैं, हम इसको हटाना ज़रूरी है। अब वो दोबारा प्री 18th अमेंडमेंट जिया साहब वाली पोजीशन में लाना चाहते हैं आइन को, और वही तरीका है जिस तरह आप ब्यूरोक्रेट्स को थ्रेटन करते हैं कि अगर तुमने मेरी मर्जी नहीं मानी मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा, अपना पाक पतन भेज दूंगा, मैं तुम्हें घोटकी भेज दूंगा। तो वही तरीका है। अब जजेस के साथ भी यही होगा। लेकिन इसमें फिर आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि ये फैसला एग्जीक्यूटिव के पास नहीं है, ये जेसीपी के पास है, और उसमें जजेस भी हैं, अब तो आईनी बेंच के जजेस भी होंगे, उसमें कुछ हुकूमती ओहदेदार भी हैं, बट उसमें 5 जजेस भी शामिल हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरह मैंने अभी अर्ज किया कि पिछली मर्तबा भी, और इस पे जस्टिस मंदोखेल साहब ने अभी 26वीं आईनी तरमीम का जब केस चल रहा था तो उन्होंने कमेंट भी किया कि हमारी ख्वाहिश तो नहीं थी कि हम बेंच पे बैठें, हम अक्सरियत जजेस जो थी उन्होंने तो कहा कि सारे सीनियर जजेस आईनी बेंच का हिस्सा बने, और जिस पे जवाब यही बनता है मगर बहरहाल हुआ वो जो हुकूमत चाहती थी। तो आज भी जुडिशल कमीशन में अक्सरियत तो वही होगी और फैसले भी वही होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाउद्दीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।